वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का 11 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होती है, प्रकाश विद्युत प्रवाह होती है, इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भिन्न भिन्न संवेदी पदार्थ प्रकाश के लिए विभिन्न क्रियाएं दर्शाती है, जैसे कि मेलेनियम जिंक या कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी होता है। उपरोक्त प्रयोग की प्रेक्षण सारणी से हम निम्न बिंदुओं को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत प्रवाह होता है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्रकाश का जो विद्युत प्रवाह होता है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश का क्या होता है, जो विद्युत उत्सर्जन होता है भाई, प्रकाश का जो विद्युत उत्सर्जन भिन्न भिन्न संवेदी भिन्न भिन्न संवेदी पदार्थ प्रकाश के लिए विभिन्न क्रियाएं दर्शाती है। विभिन्न क्रियाएं दर्शाती है, जिसके अंतर्गत मेलेनियम जिंक और मेलेनियम जिंक कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी होता है, अधिक संवेदी होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देखते हैं, जिसके अंतर्गत तपायनिक उत्सर्जन व देल्ही आवृत्ति व पथ का कार्यफलन व प्रकाश तीव्रता की कार्यफलन, प्रकाश तीव्रता की कार्यफलन ठीक है, को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भिन्न भिन्न संवेदी पदार्थ प्रकाश के लिए विभिन्न क्रियाएं दर्शाती है। मेलेनियम जिंक या कॉपर की तुलना में से अधिक संवेदी होता है। उपयुक्त प्रायोगिक प्रेक्षण को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर व्यक्त करते हैं। तो चलिए पहला हम लोग इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो फर्स्ट कंटेंट आपका किस बेस पे होता है, इस चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट कंटेंट, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ को यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ एवं आपत्ति विकिरण की आवृत्ति यदि देल्ही आवृत्ति से क्या हो, अधिक हो। यदि देल्ही आवृत्ति से क्या हो भाई, अधिक हो। यदि यह देल्ही आवृत्ति से क्या हो, अधिक हो, तब प्रकाश विद्युत धारा में, तब यहाँ पर देखिए, तब प्रकाश विद्युत धारा में, इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ एवं आपत्ति विकिरण की आवृत्ति यदि देल्ही आवृत्ति से अधिक हो, तब प्रकाश विद्युत धारा
आपतित प्रकाश की, तब विद्युत की जो आपतित प्रकाश की, यहाँ पर देखिए आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता के क्या होती है भाई? अनुक्रमानुपाती होती है। यह क्या होती है? तीव्रता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ एवं आवर्ती विकिरण की आवृत्ति यदि तेरही आवृत्ति से अधिक होती है, तब वह प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लोग किसी दिए गए प्रकाश की संवेदी पदार्थ एवं आवर्ती विकिरण की आवृत्ति यदि तेरही आवृत्ति से अधिक होती है, तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? सेकेंड चीज़ में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि सेकेंड चीज़ के बेस पे आप लोगों के पास क्या होता है, तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ, किसी दिए गए प्रकाश, यहाँ पर देखिए किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ, यहाँ पर देखिए कोई भी आपका संवेदी पदार्थ है भाई, यहाँ पर इस तरीके से है, कोई भी आप लोगों के पास संवेदी पदार्थ है, क्या है भाई? संवेदी पदार्थ है। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति और आपतित विकिरण की आवृत्ति और आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा का मान आपतित विकिरण का संतृप्त धारा का मान आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जबकि हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि यह निरोधी विभव तीव्रता पर, मतलब निरोधी विभव तीव्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। उसके जो भी विभव होते हैं उस पर यहाँ पर यह कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से निर्भर नहीं करता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के भिन्न भिन्न संवेदी पदार्थ जो कि प्रकाश के लिए विभिन्न क्रियाएं दर्शाती है, जैसे कि मेलेनियम के लिए दर्शाती है या फिर जिंक के लिए दर्शाती है या फिर कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी होता है। उपयुक्त प्रायोगिक प्रेक्षण सारणी हम निम्न बिंदुओं में व्यक्त करते हैं। तो पहला, अगर इस चीज़ को हम लोग व्यक्त करते हैं तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ एवं आपत्ति विकिरण की आवृत्ति यदि तेरही आवृत्ति की यदि क्या होती है? तेरही आवृत्ति से क्या होती है? अधिक होती है, तब प्रकाश की जो विद्युत धारा होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ एवं आपत्ति विकिरण की आवृत्ति यदि तेरही आवृत्ति से अधिक होती है, तब वह प्रकाश विद्युत धारा के रूप में आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस चीज को हम लोग प्रकाश की जो संवेदी पदार्थ होते हैं, इस चीज को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई? जो किसी दिए गए प्रकाश के संवेदी पदार्थ होती है, जो दिए गए प्रकाश के क्या होती है? संवेदी पदार्थ होती है एवं आपत्ति विकिरण की आवृत्ति होती है, एवं आपत्ति विकिरण की जो आवृत्ति होती है यदि तेरही आवृत्ति की, यदि इस चीज को हम लोग देखते हैं, यदि तेरही आवृत्ति से क्या हो? अधिक हो, यदि तेरही आवृत्ति से क्या हो? अधिक हो, तब प्रकाश की जो विद्युत धारा की आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित दिशा की तीव्रता क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लोग सेकेंड कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी से किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ से किसी दिए गए प्रकाश क्या होता है? संवेदी पदार्थ से और आपतित विकिरण से यहाँ से देखिए, और आपतित विकिरण से, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, और आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए, किसके लिए? आवृत्ति के लिए, किसके लिए? तो यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा का मान आपतित विकिरण की संतृप्त धारा का मान, यहाँ से देखिए इस चीज़ को देख रहे हैं भाई, संतृप्त धारा का मान आपतित विकिरण की तीव्रता के लिए, आपतित विकिरण की तीव्रता के लिए उसकी क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। उसकी क्या होती है भाई? तो अनुक्रमानुपाती होती है। जबकि निरोधी विभव पर उसकी तीव्रता जो होती है, जबकि निरोधी विभव पर उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसकी तीव्रता पर क्या करती है? निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इस चीज़ को हम लोग ये दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, जो कि आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा का मान उसके आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग प्रकाश तीव्रता के बेस पे देखते हैं। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ एवं
अपत्य विकिरण की आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से अधिक हो तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा का मान आपतित विकिरण की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। तो इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं। फोर्थ कंटेंट क्या होता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम तक आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक हो। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर निरोधी विभव या उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता बढ़ती है, लेकिन यह इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो चौथा नंबर पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं भाई, वास्तव में कि जो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए, चौथा नंबर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए चौथा नंबर पे क्या होती है कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंत तक, ठीक है, कि निश्चित एक न्यूनतम अंत तक जो आवृत्ति होती है आपकी, जो क्या होती है, आवृत्ति होती है, जिसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। जिस चीज़ को हम लोग क्या बोला जाता है भाई, उस चीज़ को बोला जाता है देहली आवृत्ति। वह चीज़ क्या कहलाती है आप लोगों की, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसके प्रीवियस वीडियो के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं कि देहली आवृत्ति किस बेस पे होती है, तो वह देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर, यहाँ से देखिए, इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर, इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की, देखिए यहाँ पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। अगर देहली आवृत्ति से हम इसकी तुलना करते हैं, अगर देहली आवृत्ति से इसकी तुलना हम लोग करते हैं, तो देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, यहाँ से देखिए, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर निरोधी विभव, तो देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर निरोधी विभव या फिर उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा पर, इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश विकिरण की जो आवृत्ति होती है भाई, उस आवृत्ति के साथ रैखिकता क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि यह इसकी तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। लेकिन हम लोग यह देखते हैं कि यह इसकी तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर बिल्कुल नहीं करती, यह इसकी तीव्रता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। तो अगर इस कंटेंट को हम लोग इस चीज़ में यूज करते हैं कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंत तक आवृत्ति होती है, जिसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितने भी अधिक क्यों ना हो। तो इसको हम लोग देहली आवृत्ति की अधिक आवृत्ति पर विभव के उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा पर और आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता बढ़ती चली जाती है, इस बीच पे देखते हैं। लेकिन यह इसकी तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। तो चौथा कंटेंट के बेस पे हम लोगों ने इस चीज को देखा कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंत तक आवृत्ति होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। इसको हम लोग देहली आवृत्ति के अधिक आवृत्ति पर निरोधी विभव या उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा के आपत्ति विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन यह इसकी तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। पांचवा कंटेंट के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होती है भाई, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होती है आपके पास में जो आप लोगों के पास क्या होती है, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होती है, क्या होती है, जो प्रकाश का क्या होती है, विद्युत उत्सर्जन होती है, वह किस रूप में होती है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रवाह का उत्सर्जन किस बेस पे होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रवाह किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। एक क्या है, तात्क्षणिक प्रक्रिया है।
एक क्या होती है भाई, तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है, एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक क्या होती है, तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक क्या होती है, तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। प्रकाश संवेदी पदार्थ के, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संवेदी पदार्थ के उत्सर्जित, प्रकाश जो होती है वह प्रकाश संवेदी पदार्थ के उत्सर्जित, प्रकाश संवेदी पदार्थ के उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में, यहाँ से देखते हैं भाई, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में एवं आपतित विकिरण में, एवं आपतित विकिरण में, यहाँ से देखिए, एवं आपतित विकिरण में, एवं आपतित विकिरण के मध्य, आपतित विकिरण के क्या होती है, मध्य काल पश्चात, आपतित किरण के मध्य काल के पश्चात उसमें अत्यंत ही क्या आ गया, कम, जैसे कि 10 टू द पावर के बेस में यहाँ पर आ जाता है, अत्यंत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से ये चीज़ के रूप में देख सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होती है वह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत प्रकाश संवेदी पदार्थ के उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों एवं आपतित विकिरणों के मध्य काल पश्चात अत्यंत ही कम होती है, अर्थात पदार्थ पर क्या होती है, आपतित होती है। अर्थात यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होती है, अर्थात पदार्थ पर क्या होती है, आपतित विकिरण के साथ, अर्थात पदार्थ पर आपतित विकिरण के साथ ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन, साथ ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होने लगती है, तो यहाँ से उत्सर्जित होने लगती है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रकाश संवेदी पदार्थ के उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों एवं आपतित विकिरणों के मध्य काल पश्चात अत्यंत ही कम होती है, अर्थात पदार्थ पर आपतित विकिरण के साथ ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। तो इस बीच पे हम लोग जो 4th नंबर पे देखे थे कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति जो होती है वह देल्ही आवृत्ति होती है, जो कि देल्ही आवृत्ति के क्या होती है, विशेष रूप में होती है। तो इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, देल्ही आवृत्ति से के आवृत्ति पर निरोधी विभव से उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों के उच्चतम गतिज ऊर्जा के बेस पे हम लोग उसको क्या करते हैं, आपतित विकिरण की आवृत्ति से कराते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि यह इसकी तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। तो इसकी तीव्रता पर अगर ये निर्भर नहीं करेगी तो 5th नंबर के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि यदि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यदि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत प्रकाश संवेदी पदार्थ, जिसके अंतर्गत प्रकाश संवेदी पदार्थ के उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित क्या होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन एवं आपतित विकिरण के मध्य काल पश्चात उसके अत्यंत ही कम होती है, उसके अत्यंत ही क्या होती है, कम होती है, जिससे पदार्थ पर आपतित, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, जिससे पदार्थ पर आपतित जो आप लोगों के किरण के बेस पे होती है, आपतित जो पदार्थ के विकिरण के बेस पे होती है, आपतित पदार्थ के विकिरण के साथ ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होने लगते हैं। यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी प्रकाश पुंज की तरह वह प्रकाश विकिरण के रूप में वो आप लोगों के पास जाता है भाई, इस तरीके से यह प्रकाश विकिरण है। अब इस प्रकाश विकिरण के माध्यम से यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बेस पे ये जा रहा है भाई, आप लोगों के पास देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यहाँ से देखिए ये आप लोगों का किसके बेस पे है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बेस पे है। एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है, एक क्या होती है, तात्क्षणिक प्रक्रिया, एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। यहाँ से ये क्या है, एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है जो कि प्रकाश संवेदी पदार्थ के, जो कि प्रकाश संवेदी पदार्थ के, जो प्रकाश संवेदी पदार्थ, प्रकाश संवेदी पदार्थ, प्रकाश संवेदी पदार्थ, ये होता है प्रकाश संवेदी पदार्थ जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित यहाँ से आप लोगों का क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, वह आपतित विकिरण की, वह आपतित विकिरण की, देखिए आपतित विकिरण की, आपतित विकिरण की, यहाँ से देखिए इस चीज़ को, आपतित विकिरण के तो मध्यकाल पश्चात जो आप लोगों का अत्यंत ही कम की बेस होती है, जिस पर पदार्थ के आपतित विकिरण के साथ में प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। तो ये आप लोगों का 4th नंबर और 5th नंबर के बेस पे होता है, जो कि
किसी दिए के प्रकाश के संवेदी पदार्थ की एक निश्चित न्यूनतम अंतरंग आवृत्ति तक होती है, जिसको हम लोग देल्ही आवृत्ति कहते हैं। ये आप लोगों के देल्ही आवृत्ति के बेस पे होता है। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, इसको हम लोग देल्ही आवृत्ति के बेस पे जानते हैं। तो यह अधिक आवृत्ति पर से निरोधी विभव या उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के उच्चतम गतिज ऊर्जा के आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण हम लोग ये चीज़ देखते हैं। लेकिन यह इसकी तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। अर्थात अगर हम लोग पांचवा कंटेंट के बेस में देखते हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। इस प्रकाश संवेदी पदार्थ के उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों एवं आपतित विकिरण के मध्य काल पश्चात जब अत्यंत ही कम के रूप में इसका विकिरण के रूप में होता है, तब पदार्थ पर आपतित विकिरण के साथ ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इसको हम लोग चौथा कंटेंट और पांचवा कंटेंट के बेस पे इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं प्रकाश की तरंग सिद्धांत। अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। भाई नया टॉपिक क्या है, प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं प्रकाश की तरंग सिद्धांत। वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या होती है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या होती है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई कि वास्तव में ये दोनों चीज़ क्या होती है, प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित नियम होते हैं। तो पहला देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत हम इस नियम को देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित नियम है, प्रकाश विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित नियम है, प्रकाश विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित नियम है। तो पहला क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। पहला, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा पर, यहाँ से देखिए प्रायोगिक यथार्थता की सीमा पर, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण, धातु पर विकिरण, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुँचने और विकिरण के पहुँचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई समय पश्चता नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी समय आप लोगों की होती है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बेस पे होती है, या फिर प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में जो धातु के विकिरण के पहुँचने पर होती है, या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य होती है। तो इस पर आप लोगों की कोई पश्चता नहीं होती है। अर्थात अगर हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर धातु पर जो विकिरण की होती है, यहाँ पर जो धातु पर विकिरणों के जो आपतित होती है, धातु पर विकिरणों के जो आपतित होते ही है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती हैं, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित नहीं होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर जो विकिरण के पहुँचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। अर्थात धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उत्सर्जित होते हैं, वह प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो चलिए इसके आगे का कंटेंट को देखते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से दिया गया है, देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भाई, वह या तो अवशोषित के बेस पे होगा या उत्सर्जित के बेस होगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उत्सर्जन होगा, यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ना। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता यहाँ से दिया गया है, देखिए आपतित विकिरण की तीव्रता। तो यहाँ से ये दिया गया आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण, आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की क्या होती है, तीव्रता। आपतित विकिरण की क्या होती है भाई, तीव्रता। आपतित विकिरण की क्या होती है, तीव्रता। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की क्या होती है भाई, तीव्रता होती है। आपतित विकिरण की क्या होती है, तीव्रता होती है। वो किस बेस पे होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित नियम होते हैं। तो पहला, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में, पहला क्या होती है, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुँचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के क्या होती है, मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। अर्थात धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड कंटेंट के बेस में ये चीज को देखते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता, यहाँ से देखिए आपतित विकिरण की तीव्रता, जिसके अंतर्गत क्या होती है, फोटान संख्या अपेक्षित रहती है, जिसके अंतर्गत क्या होती है, फोटान संख्या क्या होती है, अपेक्षित रहती है, पर यह क्या करती है, निर्भर करती है,
पर यह क्या करती है, निर्भर करती है। तो यह विकिरण की आवृत्ति पर भी निर्भर नहीं कर सकता। तो यह भी विकिरण की आवृत्ति पर क्या नहीं कर सकता, निर्भर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश की तरंग सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित नियम होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता फोटॉन संख्या पर निर्भर करती है और यह विकिरण की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। जिसके अंतर्गत हम लोग थर्ड के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का। यहाँ पर देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ से इस पॉइंट को देखिए भाई, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का या फिर गतिज ऊर्जा का, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का या फिर गतिज ऊर्जा का, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का या फिर गतिज ऊर्जा का वेग आपतित या विकिरण, वेग आपतित या विकिरण के आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। आवृत्ति पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। और यह विकिरण की तीव्रता पर, और यह विकिरण की तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। और यह विकिरण की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार पे हम लोग ये चीज़ को देखें कि प्रकाश विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित नियम होते हैं। तो पहला, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा पर धातु के विकिरण के पहुंचने, और दूसरा होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य के बेस पे होता है, मध्य के बेस पे होता है। तो यहाँ पर प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसके अंतराल में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता मतलब फोटॉन संख्या पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। जिसके अंतर्गत यह विकिरण की आवृत्ति पर, जिसके अंतर्गत क्या होती है कि यह विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, जिसके फलस्वरूप उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का या जो गतिज ऊर्जा होती है वह वेग आपतित विकिरण की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो यह विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, जो कि प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं प्रकाश की तरंग सिद्धांत से क्या होती है, रिलेटेड होती है। इसका आगे कंटेंट देखते हैं। 4 नंबर का, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है भाई। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर पे देखिए भाई, चौथा नंबर में क्या दे रहा है, चौथा नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति के बेस पे होती है भाई। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देल्ही आवृत्ति कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देल्ही आवृत्ति कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, देल्ही आवृत्ति कहते हैं। तो प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति, जिसे देल्ही आवृत्ति कहा जाता है, होती है, जिसके अंतर्गत प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं है। जिसके अंतर्गत क्या संभव नहीं है भाई, प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं है। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, देल्ही आवृत्ति धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो आप लोगों की देल्ही आवृत्ति V0 होती है, वह धातु की सतह के प्रकृति पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर देल्ही आवृत्ति, यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जो भी देल्ही आवृत्ति होती है वह धातु की सतह की प्रकृति पर, वह धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। जबकि इसमें अलग अलग धातुओं के लिए, इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिसे हम लोग देल्ही आवृत्ति कहते हैं, जिसके नीचे प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं होता है। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उसको हम लोग देल्ही आवृत्ति के रूप में जानते हैं, जो कि धातु की सतह की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। अतः अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है, हमारे पास अलग अलग होता है। तो ये प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति, जिसे देल्ही आवृत्ति कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश उत्सर्जन क्या होती है, संभव बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, यह देल्ही आवृत्ति धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः अलग अलग धातुओं के लिए हम इसका मान को क्या करते हैं, अलग अलग करते जाते हैं। जिसके अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि ये जो प्रकाश की तरंग सिद्धांत की होती है वह किस तरीके से होती है। अब आगे हम लोग ये जानते हैं इसके बारे में कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत की विफलता, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत की होती है उसका व्याख्या किस बेस पे किया गया, वह किस बेस पे त्रुटिपूर्ण रहा, उसके विफलता का क्या कारण रहा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जानते हैं भाई। तो देखिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बेस पे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत
यहाँ से देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की विफलता। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रकाश की विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके निम्न कारण है भाई, इसके निम्नलिखित कारण है। तो इसके निम्नलिखित कारण है, तो पहला देखते हैं भाई किसके बेस पे होता है। तो पहला आपके किस बेस पे होता है, इस चीज़ को देखते हैं। यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो, पहला देख रहे हो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो। पहला कंटेंट ये बोला जा रहा है कि यदि मान लेते हैं कि कोई प्रकाश है वह तरंग के रूप में है, यदि कोई प्रकाश तरंग के रूप में हो तो उसकी तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगी। तो उसकी तीव्रता जब भी हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो उसकी क्या बढ़ने लगती है, आयाम बढ़ने लगती है। मतलब प्रकाश तरंगों की तीव्रता बढ़ाने पर उसकी आयाम भी क्या होने लगती है, बढ़ती लगती है, जिसके फलस्वरूप उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। जिसके फलस्वरूप उसकी क्या बढ़ती जाती है, ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो तो उसकी तीव्रता बढ़ाने पर आयाम क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिसके फलस्वरूप उसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होती जाएगी भाई, उसकी एनर्जी भी आपस में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो फलस्वरूप ऊर्जा भी यहाँ पर बढ़ेगी बोल रहा है। यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को, यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ से देखिए, यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी। यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को क्या होगी भाई, प्राप्त होगी, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो तो उसकी तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगी, फलस्वरूप ऊर्जा बढ़ेगी। यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, ऊर्जा होगी। किंतु हमने ये पाया, या प्रयोगों के आधार पर ये पाया गया है कि प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर परत के जो इलेक्ट्रॉन होती है, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर परत की जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है वो नहीं बढ़ती है। जो परत की जो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, नहीं बढ़ती है। तो यदि हम लोग प्रकाश तरंगों के रूप में जो होती है, अगर उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उसके आयाम अपने आप क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। उसके आयाम अपने आप क्या होने लगती है भाई, बढ़ने लगती है। फलस्वरूप ऊर्जा उसकी बढ़ेगी, लेकिन यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त नहीं होगी भाई, लेकिन यह ऊर्जा उसके धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उससे जो उत्सर्जित होने वाली जो इलेक्ट्रॉन होती है भाई, उससे उत्सर्जित होने वाली क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होती है, जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बेस पे आप लोगों के जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसके बढ़ाने पर उसके परत के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऊर्जा के रूप में नहीं बढ़ती है, और उसके ऊर्जा के रूप में नहीं बढ़ते भाई। तो सेकेंड कंटेंट के रूप में देखते हैं, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, जो सेकेंड कंटेंट के बेस में है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के लिए पर्याप्त है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के लिए पर्याप्त है तो उसकी आवृत्ति भी, तो उसकी आवृत्ति भी कुछ भी हो, तो उसकी आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, धातु सतह में हो या फिर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में हो, लेकिन किंतु इसके बेस पे हमारे पास यह पाया गया है कि इसकी जो देलीय आवृत्ति होती है भाई, इसके क्या होती है, जो देलीय आवृत्ति होती है वह क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसकी जो देलीय आवृत्ति होती है उसको क्या होनी चाहिए भाई, अधिक होनी चाहिए। तो यदि हम लोग इसको इस बेस पे देखते हैं कि यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो तो उसकी तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगी, फलस्वरूप ऊर्जा बढ़ेगी। यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होती है भाई, यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होती है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है। किंतु यह पाया गया कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, नहीं बढ़ती है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के लिए पर्याप्त है तो उसकी आवृत्ति भी कुछ भी हो, चाहे वह धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किसी प्रकार से हो, किंतु यह पाया गया कि इसकी देलीय आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो चलिए इसको थर्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई, इसके थर्ड कंटेंट के बेस पे ये क्या चीज होता है। यदि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होता है भाई, संचरित होता है, तो उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी ऊर्जा यहाँ से देखिए, तो उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को न मिल करके प्रकाशित क्षेत्रफल में फैलता है, प्रकाशित क्षेत्रफल में क्या होता है, फैलता है। तो उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को न मिल करके, उसकी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को न मिल करके प्रकाशित क्षेत्रफल में फैलती है। किस में फैलती है, प्रकाशित क्षेत्रफल में फैलती है, जिसके कारण समस्त इलेक्ट्रॉनों को, जिसके कारण समस्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करनी पड़ती है, जिसके कारण वह स्थानांतरित हो जाती है भाई, जिसके कारण समस्त जो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अतः हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों के लिए देखिए,
यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई वो इस तरीके से होता है आप लोगों के बेस पे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो उससे उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसके उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है। उसके लिए हमारे पास क्या लगता है, कुछ समय लगता है। और समय की दृष्टि से हमारे पास ये पाया गया है कि प्रकाश के आपतित होते ही धातु सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यदि प्रकाश तरंगों के रूप में उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं हम लोग, और फलस्वरूप उसके बेस पे ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं भाई। यदि प्रकाश तरंगों के रूप में इसकी तीव्रता को हम लोग बढ़ाते जाते हैं और उसके आयाम को भी बढ़ाते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होने के लिए उसके उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होती है उसके बेस पे हम लोग प्रकाश की तीव्रता को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, नहीं बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के लिए पर्याप्त नहीं होती है तथा उसकी आवृत्ति कुछ भी हो, उसके धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना क्या होती है, बिल्कुल जरूरी होती है। इसलिए देल्ही आवृत्ति से इसको क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और यदि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होती है तो उसकी आवृत्ति जो होती है और उसकी जो ऊर्जा होती है वह एक इलेक्ट्रॉन को न मिल करके प्रकाशित क्षेत्रफल में फैले समस्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, स्थानांतरित करती है। अतः इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण प्रकाश के आपतित होते ही धातु सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। तो ये आप लोगों के तीनों कंटेंट के बेस में था, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किए थे। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए हम लोग जो थर्ड कंटेंट को देखे थे उसके अंतर्गत प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम व्याख्या जो होती है उसको हम लोग निम्न प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो व्याख्या होती है उसको हम लोग किस किस प्रकार से किए, इस दोनों चीज को हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के माध्यम से दोनों चीज को किए और सेकेंड कंटेंट को भी इसके माध्यम से किए गए। तो इसके अंतर्गत में हम लोगों ने ये देखा कि प्रकाश का जो विद्युत प्रवाह होती है वो किस तरीके से होती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह का उसके आंतरिक विकिरण के रूप में और द्वितीय प्रकृति के बेस पे माध्यम के अणु पर और माध्यम के जो परमाणु है उस पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के बेस पे, उनके विकिरण के बेस पे उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के बेस पे इसको समीकरण के माध्यम से हम इस चीज को देख रहे थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव वास्तव में होती क्या है। इसके बेस पे हम लोगों ने ये चीज को भी देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह के बेस पे जो आप लोगों को तापायनिक विद्युत उत्सर्जन क्या होती है, प्रकाश की आयनिक विसर्जन क्या होती है, इस कंटेंट को देखे थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रकाश के विद्युत प्रभाव क्या होती है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को हम लोग किस तरीके से व्याख्या करेंगे, ये प्रकाश के विद्युत प्रवाह के माध्यम से उसका जो कंटेंट होता है वो किस तरीके से होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और उसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों का ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बेस पे आप लोगों का प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या होती है इसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।